दोस्तों, घूमता आईना पर आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते शनिवार के दिन ही मैंने आप लोगों को वादा किया था कि भाव के साथ एक सीरीज शुरू करेंगे। अब ये सिर्फ खबरों की बात नहीं होगी, खबरों की जो मीमांसा हम करते हैं, खबरों की जो हम व्याख्या करते हैं, उससे आगे नहीं, उससे पीछे जाने की बात है। पीछे जाने की बात है। भाव एक हमारे सामने लिविंग हिस्ट्री, एक जीवित इतिहास के रूप में मौजूद हैं। इन्होंने इतना कुछ अपनी आंख से देखा है, इन्हें हम लोग की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका सब आंखों देखा, कानों सुना है। ही हैज बीन अ साक्षी रहे भाव एक इस राजनीतिक उठापटक के एक लंबे कई दशकों से। तो एक ऐसे विमर्श का ये जो विमर्श का आइडिया है, ये भी भाव का ही है। भाव का ही मानना था कि अब इस रोज रोज के जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, उससे बात ऊपर जानी चाहिए और एक विमर्श की बात होनी चाहिए। तो आज जब ये हुआ कि साहब कहां से शुरुआत की जाए इसमें, तो भाव ने 18वीं सदी के एक फिलोसफर को ढूंढ के निकाला। अब वो बेसिकली स्कॉटिश थे, यानी स्कॉटलैंड के थे, एडवोकेट थे, जज थे, राइटर थे, हिस्टोरियन थे और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर की। अब अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर एक इतना भूरा बिसरा हुआ नाम है कि इसको भाव ही उठा सकते थे। अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर का कहना था, अच्छा, उन्होंने लोकतंत्र पे बहुत कुछ लिखा है। आप देखें कि पहले भी बहुत लोगों ने लिखा है, पर इन्होंने इधर 18वीं सदी में बहुत लिखा है। और इनका मानना है कि सारे लोकतंत्र बेसिकली एक राजतंत्र, एक राजशाही, एक राजा की तरह पेश आते हैं। अब हम धीरे धीरे इस चीज को अपने आंखों के सामने होते भी देख रहे हैं। हम पूरी दुनिया का हाल देख रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अपने को क्लेम करता है अमेरिका, और आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम एक राजा की तरह, एक बादशाह की तरह पेश आते हैं। उनको जो मन में आता है, जैसे मन में आता है करते हैं। पुतिन को आप अलग बता रहे हैं, उन्होंने अपना लोकतंत्र ले आए हैं। चीन जहां चुनाव ही नहीं होता, वो भी अपने को लोकतंत्र कहता है। भारत तक बात आ जाती है, भारत में विपक्ष क्या कर रहा है। तो भाव सबसे पहले ये अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर के बारे में ही हम लोगों को बताएं, समझाएं, बिकॉज हमने इनको कभी पढ़ा नहीं था। और आज आपके कहने के बाद आई लुक्ड हिम अप एंड आई वाज फैसिनेटेड। कमाल का लिखा है साहब इन्होंने। यहीं से शुरुआत करते हैं भाव। देखो, मैंने भी कुछ साल पहले ये पढ़ा है। मैं एक तरीका होता है मेरा अपना, मेरे को अगर गूगल का इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करता हूँ। गूगल दिखाएगा उस तरीके से नहीं करता। वो उसमें कुछ निकाला मैंने और मुझे लगा कि ये शब्द कोई, ये वर्ड कोई अजीब लग रहा है, तो मैं उस वर्ड के पीछे पड़ जाता हूँ। तो मुझे ये अचानक से ये सामने आ गया कि डेमोक्रेसी की आयु कितनी होती है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन की है कि ज्यादा से ज्यादा 200 साल की होती है। और वो चक्र होता है एक, वो गुलामी से निकलकर फिर गुलामी की तरफ आता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कि हम गुलामी से गुलामी की तरफ जाते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब गुलामी से गुलामी के पास कैसे जाओगे? तो गुलाम होते हो आप, तो आप हतबल होते हो, आप हतोत्साहित होते हैं, आप मानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ऐसा होता है तब आदमी, इंसान या समाज अध्यात्म की ओर जाता है। और जब अध्यात्म से वो मोटिवेट होता जाता है तो वो खुद का पुरुषार्थ हासिल कर लेता है। और जब पुरुषार्थ हासिल कर लेता है तो वो पुरुषार्थ से कुछ पराक्रम करना शुरू करता है। और पराक्रम से सत्ता आती है, समृद्धि आती है। और जब समृद्धि आती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाता है कि हम लिथार्जिक बनते जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और जब आलसी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ करना नहीं चाहते, बस एंजॉय करना चाहते हैं। और जब एंजॉय करते जाते हो तो ये जो समृद्धि है, ये जो क्या बोला, संपत्ति बनाना है, वो निर्माण करना बंद कर देते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते खाने वाले हैं और फसल बनाने वाले नहीं है। तो हम इतने आलसी हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं, अभी कोई तो हम भिखारी हो गए, हमको कुछ दे दो। तो वो किसी हुकुमशाह के, डिक्टेटर के पैर पकड़ लेते हैं कि भाई हंटर लेके खड़ा हो जा और हमको किसी काम में लगा दे जहां से संपत्ति मिल जाए, जहां से संपत्ति बनाना शुरू हो और फिर हमारी जिंदगी आबाद हो जाए। तो वो खुद ही समाज
अपने को गुलाम करके लेता है। ये जो साइकिल है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी गुलामी की ओर होता है। ये उन्होंने मैं अभी इतने कम समय में ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ये उनका ढांचा है। और बोलते कि अंदाजन 200 साल की होती, तो अमेरिका 200 साल की पुरानी हो गई है। अमेरिकन डेमोक्रेसी जो थी वो कॉलोनी से निकली है ना, ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनी में झगड़ा होकर, लड़ाई होकर वहां की स्वतंत्रता की नींव रखी गई और अमेरिकन डेमोक्रेसी बन गई, जिसको पहले न्यू इंग्लैंड बोलते थे। यानी अमेरिका के इस साइड में कुछ 16, 18, 20 स्टेट्स थे वो, और बाद में उन्होंने वेस्टर्न साइड कैप्चर की और पूरा अमेरिका बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रम्प आपने बोलते बोलते बोला कि ट्रम्प एक तरीके से राजा बन गया, तो डेमोक्रेसी क्या होती है जो अलेक्जेंडर फ्रेजर ने बोला है, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की। लिबरलिज्म वगैरह हम बोलते हैं ना, तो उन्होंने और एक बात बोली है, अलेक्जेंडर फ्रेजर ने एक और बात बोली है, जब आम जनता यानी वोटर को पता चलता है कि हम अपने वोट के जरिए सरकार की तिजोरी लूट सकते हैं, तो वो लूटने का रास्ता दिखाने वाला है उसको वो नेता बना देते हैं। तो हम रेवड़ी रेवड़ी बोलते हैं, वो क्या है? केजरीवाल क्या है? फ्रेजर के जो शब्द है वो केजरीवाल ने असलियत में लाए और दिल्ली सरकार की जो तिजोरी है, खजाना है, वो लूट लिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डेमोक्रेसी इस ढंग से चलती है, दिमाग से नहीं चलती। इंसान मतलबी होता है, अभिलाषी होता है, जो कोई फ्री मिलता है तो उसको चाहिए, मुझे काम नहीं करना है। आज भी हम बार बार अभी चुनाव होते हैं कि असली मुद्दे क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, ये असली मुद्दे हैं। ये कौन बोल रहा है? जो कोई मजदूरी नहीं करते, यूनिवर्सिटी में एसी केबिन में बैठकर थिंकिंग करते, वो बोल रहे हैं असली मुद्दे क्या है? बेरोजगारी। और रोजगार क्या होता है? जिसमें आपको वेतन मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। अब देश भर में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, तो उसमें मजदूर काम ही तो कर रहा है, वो रोजगार नहीं। नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ, सरकार की नौकरी यानी बिना काम का वेतन, उसको ये लोग रोजगार समझते हैं। वो बात छोड़ दो, कहने का मतलब ये, तो डेमोक्रेसी अल्टीमेटली आती है इलेक्शन तक। और इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया। नहीं दोस्तों, नहीं। हमको दादागिरी करने वाला हमने मान लिया है कि ये अच्छा गुंडागिरी करेगा, उसको हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और वो बोलता है कि आज से मेरा कानून होगा, और कानून है इसलिए उनको मानना पड़ेगा। ये विडंबना कितनी है देखो। मुझे अजीब लगता है कि जो लोग चिल्ला कर बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान में, कानून ने हमें ये अधिकार दिया है, हमें ये फ्रीडम दिया है। अबे कानून का मतलब सख्ती होती है। कानून क्या होता है? कानून का मतलब सख्ती होती है। सख्ती और कानून मतलब आपकी आजादी मैंने छीन ली है, मैं जो दूंगा, मैं जो कहूंगा, बस उसी को आजादी मानो। ये आजादी की डेफिनेशन बन गई है। तो इलेक्शन हो या डेमोक्रेसी हो, वो कहां पर रुकती है? वो वहां रुकती है जहां आप अपनी आजादी गवाते हो, किसी को अपनी अथॉरिटी देते हो कि हमें रूल करो, हम पर जबरदस्ती करो, और इसीलिए तो आपको चुना है। तो ट्रम्प हो या कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, वो क्या है? हाँ, फिर वो अपनी अपनी सुविधा के आधार पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बनाते हैं, जिसको हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी सीधे शब्दों में बोलो तो जितना इंसान ज्ञानी हो जाता है, वो खुद को ही बेवकूफ बनाते जाता है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखिए भाऊ, पहले तो हम अपने दर्शकों से कह दें कि आप चाहे वो यूजीसी की बात हो या योगी की बात हो, हम सब बातें करेंगे, थोड़ा धैर्य रखें, स्पैम नहीं करिएगा। और जो बातें भाऊ कह रहे हैं
और जो बातें भाऊ समझा रहे हैं, मेरा दावा है आज की तारीख में किसी भी जगह इस तरह का विमर्श नहीं हो रहा है जो भाऊ बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने, मतलब बाद में आपको ये सर्टिफिकेट यूजीसी और योगी सबके बारे में बात करेंगे, केशव मौर्य के बारे में बात करेंगे, पर भाऊ आज बहुत ही शानदार तरीके से एक टीचिंग मोड में है, एक शिक्षक के मोड में है, और इसको सुनिए आप लोग। मेरी आज सुबह बात हुई थी एंड आई वाज फैसिनेटेड। तो भाऊ आपके हिसाब से प्रोफेसर फ्रेजर का कहना है कि लोकतंत्र गुलामी से गुलामी की तरफ ले जाता है। हम गुलामी से पहले लोकतांत्रिक होते हैं, फिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत गुलाम हो जाते हैं, जहां पे जो हमारा एक लोकतांत्रिक नेता होता है वो हमारे वोटरों के साथ मिलकर देश को लूटता है। यानी नेता भी लूट रहा है और पब्लिक भी लूट रही है, जैसे केजरीवाल का आपने एग्जाम्पल दिया। और जब ये करते करते खजाना खाली हो जाता है तो उसके बाद देश चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमको एक राजा दो, हमको एक डिक्टेटर दो जो हालात को फिर से ठीक कर सके। तो भाऊ 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उसके पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज एटलीस्ट 20 इयर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। उन्होंने कहा था कि हम गुलामी से सीधे लोकतंत्र में कदम नहीं रख सकते और इस देश को कम से कम 20 साल के लिए तानाशाही की, एक डिक्टेटरशिप की आवश्यकता है। हमने देखा कि अभी आप जैसे आप यूनिवर्सिटी का लिया बात कर रहे थे, मैं हमेशा कहता हूँ ढपली बजा बजा के आजादी, अरे भाई आजाद हो, किस चीज से आजादी मांग रहे हो? और यहाँ पे हर आदमी अपने अधिकार की बात करता, अपने कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। जबकि बचपन को हम लोग को सिविक्स में पढ़ाया गया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अब बात जैसे हो रही कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम से राजा हो गया, अमेरिका को 200 साल का लोकतंत्र हो गया, वहां पे लोग परेशान आ गए। फाइनली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक सन की राजा को अपना राजा मान लिया और उसी को पसंद किया। पर भाऊ आप ये देखें ना कि कोई भी देश हो या कोई भी पार्टी हो, कहने को लोकतंत्र है पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से कुछ चलता नहीं। नेहरू को आप देखें, जिस दिन केरल में उनकी इच्छा के खिलाफ सरकार हुई, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। नेहरू को आप देखें, उन्होंने संविधान में पहला संशोधन क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट। अमेरिका का पहला संशोधन यह है कि राइट टू एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता। और नेहरू का पहला संशोधन क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जाएगा। नेहरू का पहला ही संविधान का संशोधन कहता है कि भाऊ को बोलने की आजादी है, पर नहीं उतना ही बोले भाऊ जितना हमको पसंद है, उसके बाद हम रोक देंगे। एक मिनट तुमको रोकता हो। नेहरू ने क्या बताया ढंग से समझाओ लोगों को। हम 5,000 रुपए की एक गुड्डी लाएंगे बच्ची के लिए और उसको अलमारी में रखेंगे, उसको हाथ नहीं लगाना, वो गुड्डी तेरी है, ये खिलौना तेरा है, लेकिन तू हाथ नहीं लगाएगी। समझे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो इस्तेमाल ना करो। खिलौना तुम्हारा है, लेकिन खिलौने को हाथ ना लगाए, ये पहली अमेंडमेंट है आप जो बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाऊ बता रहे हैं कि साहब जो पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन ये आया कि हम आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो दे रहे हैं, लेकिन देखने को दे रहे हैं, ये नहीं ये सच में बस समझ लेना कि तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि कुछ भी बोलने लगो। बहुत बढ़िया बातें भाऊ ने बताई। तो आप देखें, नेहरू ने एक तानाशाह की तरह कांग्रेस पार्टी को भी चलाया, नेहरू ने एक तानाशाह की तरह देश भी चलाया। हमारे सारे चुनाव साथ साथ आते थे। केरल में नेहरू के खिलाफ सरकार आई, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह तो हमने किसी को देखा ही नहीं। और तो और अब मोदी को भी तानाशाह कहा, हालांकि मोदी पे बात भी आते हैं। आप देखें नरसिम्हा राव जैसा आदमी जो कि एक लंगड़ी सरकार चला रहा था, उसने भी जब समय समय पे एक तानाशाही का एक स्वरूप दिखाया, जब उसने कहा कि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज अ बिग डिसीजन। आपने देखा कि नरसिम्हा राव ने कैसे बाबरी की गिरा जाने के दौरान अपने को कमरे में बंद कर लिया, पूरा देश ठेंगे पे रख दिया और उन्होंने बाबरी गिरवा दिया। नरसिम्हा राव के योगदान को हम अक्सर कम करके आंकते हैं। बहरहाल भाऊ अब आते हैं यहां से धीरे धीरे करते हुए वर्तमान में मोदी पे आते हैं। मोदी का जो समर्थक है वो कहता है कि मोदी कुछ ज्यादा लोकतांत्रिक है और मोदी को थोड़ा तानाशाह होना चाहिए, और जैसा कि फ्रेजर भी कहते हैं, प्रोफेसर फ्रेडरिक फ्रेजर कहते हैं। और दूसरी तरफ जो मोदी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं मोदी तानाशाह हैं। तमाम लोगों के अंदर एक भ्रांति ये भी है भाऊ कि भारतीय जनता पार्टी में भी जैसे यूजीसी वाला मामला ही हो रहा था, जो कुछ भी होता है केवल 2 लोग तय करते हैं। जबकि मैंने सरकार की व्यवस्था को अंदर से देखा है, बहुत चीजें व्यवस्था के अपने हिसाब से चलती हैं। तो एक तो मैं आपको ये सवाल है मेरा कि मोदी के समर्थक चाहते हैं वो तानाशाह हो जाए, मोदी के विरोधी कहते हैं वो ऑलरेडी तानाशाह है। और तीसरा ये कि समर्थक और तानाशाह दोनों एक बात पे सहमत हैं कि भाजपा और भाजपा सरकार और भाजपा के जो राज्य हैं, इन तीनों जगह जो कुछ भी होता है उसको माइक्रो मैनेज जैसे करते हैं मोदी और शाह। क्या ये संभव है भाव?
नहीं वो, देखो आप अगर मान लो, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूँ, जिसको भूत देखना है उसके लिए भूत है। आप और हम नहीं देख सकते वो बात अलग है, लेकिन उसको दिखता है। आप उसको पूछो तो वो भूत दिखाएगा आपको। हाँ, आप देख नहीं पाते क्योंकि आप देखने का काम दिमाग करता है। तो जिसको देखना है, वो हिंदी में क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो वो बात होती है ना, जिनको उसमें गलत ही देखना है। अगर अब बैल लेके खेत में जाओगे तो बैल को पूरा का पूरा चारा दिखाई देता है, हमको मकई का भुट्टा दिखाई देता है। तो मैं क्या खाना चाहता हूं उस तरीके से मैं उस खेत की तरफ देखूंगा। अब बैल के लिए भुट्टा हो या बाकी का चारा हो एक जैसा होता है। तो इसलिए ये समझने के लिए हमारे दिमाग में तरतम भाव होना चाहिए कि किसकी तुलना हम किससे करें। तो एक बात ये होती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी एक कर रहे हैं, मोदी जी ने इसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, जितनी सरकारें चली, वो क्यों गिर गई, उनका कारोबार या काम क्यों बिगड़ा, वो गलती मैं नहीं करूंगा, ये पहले शपथ लेकर बाद में प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। तो इसलिए हाथ से तुम्हारे अधिकार निकल गया। हमने देखा कि वाजपेयी की 6-7 साल की गवर्नमेंट चली, उसके बाद जब हाथ से सत्ता चली गई तो 10 साल में क्या हुआ हमने देखा। तो पहली बात है कि सत्ता हाथ में रहनी चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी करे। आपको याद होगा 77 में जब मोरारजी देसाई बोल रहे थे कि इंदिरा के खिलाफ हम लीगली बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने 3 कमीशन बना दिए थे और वो काम चल रहा था, लेकिन चरण सिंह ने जल्दबाजी की, किसी फालतू केस में इंदिरा को पकड़ा और 19 घंटे भी अंदर नहीं रख पाए। और लोग बोलने लगे अरे उन्होंने तो, इंदिरा जी ने तो इनको 19 महीने अंदर रखा था बिना कोर्ट के, और ये 19 घंटे नहीं रख सकते, ये नालायक क्या करेंगे, ये नालायक क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल समझना जरूरी होता है कि हमारे लिए सब आसान है। देखो आपके लिए अनुपम हो, भाऊ हो, हमारे लिए अरे यूजीसी हो और कुछ हो, बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमें करना नहीं है। हमारे लिए सामने वाले का काम बिल्कुल आसान होता है क्योंकि वो हमें करना नहीं है। और अगर बीबी बोलेगी जाओ आज जरा मंडी में जाके सब्जी लेके आओ, तो हम तय नहीं कर पाते कि भाई लौकी लाए, फ्लावर लाए या बैंगन लाए, उसी को पूछते क्या लाओ, पूछते ना। लेकिन जब बीवी परोसती है, खाना पकाती है, तो हमको लगता है ये क्या, घर का काम कोई बड़ा काम नहीं होता। लेकिन सब्जी चुनने से लेकर कितना इंपॉर्टेंट होता है, जब अपने पर आ जाता है तब पता चलता है। वरना तो क्या, ये चूल्हा चौका करती है और क्या करती है, ये हमारी सोच है। लेकिन वही जिम्मेदारी आप झाड़ू लेकर अपना कमरा साफ करने की कोशिश करो, कितना मुश्किल है पता चले। तो ये जो बोलने वाले होते हैं ना, मोदी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो बात है ना। अभी देवेंद्र हो या योगी जी हो, उसमें एक बड़ा फर्क है। योगी जी के पास बड़ा तगड़ा बहुमत है यूपी में, महाराष्ट्र में देवेंद्र के पास वो नहीं है। तो इसलिए मैंने बोलते बोलते आपको बोल दिया था कि अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर किसने 6 मारा और ईडन गार्डन की मैदान पर किसने 6 मारा, तो उसमें फर्क होता है। क्योंकि मुंबई वानखेड़े स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो जितनी है उससे भी 20-25 मीटर ज्यादा लंबी बाउंड्री ईडन गार्डन की है। तो वो तो सिक्सर, काउंट तो सिक्सर होता है, लेकिन जो तगड़ा सिक्सर ईडन गार्डन में हो सकता है, उससे भी आसान सिक्सर वानखेड़े स्टेडियम पर होता है। तो ये तरतम भाव रखना चाहिए, तरतम भाव रखना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो हम आसान तरीके से बोल देते अरे ये 2 फल है, ये 2 फल, ये 2 फल है, कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अगर ये कटहल है और ये संतरा है, तो 100 संतरे डालो तो 2 कटहल का वजन हो जाएगा। तो 4 फल नहीं उठा सकते तुम, 2 कटहल है और 2 संतरे हैं। तो कटहल का जो वजन होता है और
संतरे का वजन होता है, उसमें जो फर्क है वो अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम ये गलत कर देते, तो विमर्श वहां गड़बड़ हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में मोदी जी जो कर रहे हैं वो मोदी जी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है इतना आसान नहीं है। 70 साल से जिन्होंने सरकार चलाई है, जो इस देश का नैरेटिव रहा है, उससे इस देश को बाहर निकालना वो है, सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, एक कानून बनाना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो 70 साल पुराना हमारे खून खून में जाकर, रग रग में जाकर बसा है, वो नैरेटिव निकालने का काम चल रहा है। अगर ये बात समझोगे तो पता चलता है, और ये थोड़ी आराम से होता है, जल्दबाजी में नहीं होता। जल्दबाजी में ऑपरेशन बिगड़ जाता है, और वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। तो किरण सिंह ने जो किया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल, इंदिरा को उठाया, लेकिन पेशेंट तो डेड हो गया। बहुत जल्दी जनता पार्टी डेड हो गई, आज उसका नाम तक कोई नहीं लेता। तो ये देखकर चलना पड़ता है कि भाई काम बिगड़ना नहीं चाहिए, भले अच्छे तरीके से ना हो लेकिन बिगड़ना नहीं चाहिए। ये अगर बैलेंस संभाल सकते हो तो आप अच्छी गवर्नमेंट चलाओगे। और इसलिए ये यहाँ के जो विमर्श वाले हैं, बड़े बुद्धिजीवी है, एनालिस्ट है, वामपंथी है, ये समझते थे कि क्या है बड़ा, एक फ्लूक में आ गया मोदी, तो 5 साल बाद फिर से क्यों जीता, 10 साल बाद माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाते हुए भी इतने तगड़े डिसीजन क्यों कर रहा है। अगर मोदी जी रोते बैठता भी 240 है मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये यूजीसी पर भड़के है ना, वो एक भी नहीं बोलते। अभी करने जाएगा और सरकार गिर गई तो क्या करोगे, तो उसको वो भी सोचना पड़ता है, जो वो भी सोचना पड़ता। देखो, एक है कि बड़े मुकेश अंबानी की पत्नी हो या कई रोजंदारी पर काम करने वाली मजदूर की पत्नी हो, दोनों को रसोई चलानी पड़ती है, तो उसकी रसोई इसकी रसोई की तुलना नहीं हो सकती। और इसलिए भूख के समय खाना अपनी थाली में आए वही अच्छा खाना होता है। और ये अगर समझते हैं तो डेमोक्रेसी कैसी चलानी है, डेमोक्रेसी की लाइफ क्या होती है, हर जगह की डेमोक्रेसी कैसी। अब देखो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज कौन अपॉइंट करेगा, इस पर भी डिस्प्यूट है। लेकिन अमेरिका से हम उधर की जो फेडरल कोर्ट है, जो जहां की सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट बोलते, उस फेडरल कोर्ट में एक बार जज अपॉइंट हो गया तो या तो वो रिटायर होगा या मरेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसकी इच्छा पर है। हमारे यहाँ 65 साल की उम्र हो गया, चलो भाई रिटायर हो जाओ, लेकिन वहां की गवर्नमेंट वो जज को अपॉइंट करती है। हमारे यहाँ बोलेंगे कॉलेजियम है, ये तो बड़ी परंपरा है। अब ये परंपरा बदलने में भी टाइम लगेगा ना। अगर इंडोक्ट्रिनेशन 60-70 साल से हुआ है तो वो इंडोक्ट्रिनेशन निकालने का। अब मैंने 50 साल सिगरेट पिए, मेरी आवाज की हालत कितनी बुरी है देख रहे हैं आप। 5-4 साल से सिगरेट बंद कर दिए, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो तो बदला नहीं जाएगा। तो कम से कम वो कम हो जाए, यहां से शुरू करना पड़ता है। 4 साल हो गए मैंने सिगरेट बंद कर दिए, लेकिन जो उससे मेरा आवाज में डैमेज हो गए, वोकल कॉर्ड में डैमेज हुआ है, वो पूरा का पूरा सही नहीं होगा, लेकिन मैं रोक कर उसका और ज्यादा डैमेज ना हो इस ढंग से जाता हूं। जितनी बीमारी पुरानी होती है वहां से निकालकर उसको तंदुरुस्त बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसे कानून हमारे हाथ में आ गया, चेक आपके हाथ में आ गया, इसका मतलब आपके हाथ में कैश नहीं आई है। और जब एक समाज, एक देश की जिंदगी होती है, तो एक देश की जिंदगी में हमारे जिंदगी का एक दिन 50-60 गुना 70 गुना बड़ा होता है, ये हमको समझना चाहिए। तो हमारे परिवार में कोई 5 लोग होते हैं घर में, लेकिन बड़ा परिवार होता है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, 40-50 लोग होते हैं, इसमें 10-12 तो डिस्प्यूट होते हैं। क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चचेरे भाई, मौसेरे भाई, उसमें झगड़ा होता है तो एक दूसरे के सर पर चढ़कर झगड़ा करने लगते हैं, वो सॉल्व नहीं कर सकते। और देश के प्रॉब्लम तो कितने आसान है, समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं।
और डेमोक्रेसी में ये बात होती है कि एक को पूरा अधिकार नहीं है। पुराने समय का राजा जो था वो गुस्से में आ गया तो गर्दन उड़ा सकता था, आज का नहीं उड़ा सकता, ये फर्क है। लेकिन फिर भी उसकी अथॉरिटी है। फिर भी आपने देखा वो कौन था हमारा अफजल गुरु हो या मुंबई का कौन था अजमल कसाब, उसको फांसी देने के लिए रात रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते थे। अब इससे अच्छा है कि लोगों को अच्छा लगता है कि योगी जी एनकाउंटर ही कर देते, प्रॉब्लम ही नहीं, ना कोर्ट रहेगी, ना कोर्ट रात को उठकर बैठेगी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आसान है। लेकिन वो आसान इसलिए है कि उनके पास तगड़ा मेजॉरिटी है, मोदी के पास नहीं है, इनके पास। हाँ, अभी शायद इसके बाद अभी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो जाएगी तो बड़े बदलाव आ सकते हैं। नेहरू ने जो संविधान में बदलाव किया था उनके पास बहुत तगड़ी मेजॉरिटी थी, मोदी के पास नहीं है, ये समझना जरूरी होता है। तो इसलिए यूजीसी है इस पर जो बोलते हैं उनको जरा समझ लेना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम डेमोक्रेसी में। तो कोई इसको डिक्टेटरशिप बोल रहा है, इससे बिगड़ता नहीं है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। अब जो करोगे वो पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, वरना कोर्ट बैठी है। और पूरे देश में आज बीजेपी की उतनी सत्ता नहीं है, इसके कारण बहुत बड़ी बाधाएं मोदी जी के रास्ते में है। देखिए, यूजीसी पे भाव मेरा अपना एक ठीक है, सबका अपने अपने विचार है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं तथ्य। मैं एक तथ्य लगातार दोहरा रहा हूं और वो तथ्य ये है कि 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया यूजीसी नोटिफिकेशंस को आए, पर मेरी जानकारी में वो नोटिफिकेशंस अभी तक किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज में नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री से एक ऐसी चूक हुई है जिसमें हमेशा की तरह उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अगर इसको लागू करते हैं तो उनका जो वोट बैंक सवर्ण समाज का है वो नाराज होता है, अगर इसको वापस लेते हैं तो आपने एक ऐसी चीज जबरदस्ती लागू कर दी है कि आपके ओबीसी और एससी एसटी नाराज होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट का जो मुकदमा एक ठंडे रास्ते में डाल दिया, इसको फिलहाल मैं एक ठंडे बस्ते में जाते हुए देख रहा हूं। और चूंकि कहकर भी अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, जबकि तो 5 मिनट में लागू हो जाना चाहिए, आज की तारीख में आप मेल कर दिए लागू हो जाएगा, परंतु किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने जो ये रायता फैल गया है, इसको समेटने का एक ही तरीका है कि साहब ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, सीधे पी जाओ, इसको एकदम एकदम निगल जाओ। तो मुझे अभी तक यही नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा अपना ये भी मानना है कि जो यूजीसी का मुद्दा है और जिस तरह की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर एससी एसटी कैस्ट तब तक आपके ऊपर नहीं लग सकता जब तक आपकी नीयत ना खराब हो। एससी एसटी को जाति को लेकर आपके वचन से ऐसा कुछ ना निकले कि समझ में आए कि आपने किसी की जाति को निशाना बनाया है। मात्र गाली गलौज करने हो या मारपीट करने या हत्या भी कर दे तो उसमें एससी एसटी कैस नहीं लगता है जब तक वो जाति के आधार पे ना हो। लेकिन जो यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं उसमें तो ये कवर भी हटा लिया गया, उसमें तो मान लिया गया है कि अगर सामने वाले को लग गया कि आपने उसको जाति के आधार पे किया तो मतलब वो शिकायत कर देगा। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये रेगुलेशंस, बाकी सब सारी राजनीति किनारे कर दीजिए, लागू हो ही नहीं सकते। यूनिवर्सिटी में एक अराजकता आ जाएगी, कॉलेजेस में अराजकता आ जाएगी। और पहली बात तो सरकार इसको लागू करने के पीछे, देखिए फिर आप समझिए जो रेगुलेशंस बनते हैं, जो ये नियम बनते हैं, ये बाबू लोग बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, और वो अपनी कम उनका कभी एक विजन होता है, उसके हिसाब से हो जाता है। मैं अपने चैनल पर, अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को दावा करता रहा हूं भाऊ कि ये रेगुलेशन लागू नहीं होंगे, या सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी या सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगी, ये संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मेरा बार बार कहना है कि भाई आपकी सरकार है, आपने जब आवाज उठाई उन्होंने सुनी। आपने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मामले में आवाज उठाई, उन्होंने पूरे वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का पूरा उसका एक्रेडिशन ही निरस्त कर दिया। भाव बड़ी असंभव वाली बात है, इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट वाली बात उठाई, पी विल्सन वाली बात उठाई, उस पर उन्होंने इसको सुना। तो सरकार आपकी बात सुनेगी, और मैं आपको बार बार वादा कर रहा हूं कि ये रेगुलेशन लागू नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं साहब भाऊ, चूंकि ये एक गंभीर एक विमर्श का बात है और
भाव कह रहे हैं तो भाव की बात पे आप ट्रस्ट करें, भाव गलत नहीं होते हैं। मैं और इस दूसरा पर थोड़ा बोलूंगा। तो हम कहीं जमीन में खूंटा मार देते हैं ना, खूंटा मारते हैं ना जमीन में, तो वो कुछ 6-7 इंच नीचे जाता है। उसके बाद उसको फिर हिलाते हैं, फिर पकड़ते और फिर खूंटा मारते मारते कि नहीं। अब ये बात है कि खूंटा मार दिया और हिला दिया तो निकाला क्यों भाई? तो थोड़ा ठहरो, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। देखो एक बात होती है, लोग इतना इतना सोशल मीडिया और इस पर एक्टिव हो गए कि हाथ में आपके आंसर बुक आया नहीं तो पूछेंगे कितने मार्क नंबर मिल गए। अरे थोड़ा देर रुको तो। ये रिएक्शन आने के लिए ही अगर रेगुलेशन बनते हैं तो बाद में हटाना आसान हो जाता है। इसके लिए बड़ी गलत रिएक्शन आ रही है, तो उस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह करके जाएंगे कि हम हिंदुत्ववादी है, आरएसएस से संबंधित है या ये है। ये तो बवाल खड़ा होगा ना, उस बवाल की हवा पहले निकालो और खूंटा पक्का कर दो। तो ये तरीका होता है ये, लेकिन मुझे भी बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, क्योंकि ये उतावले लोग हैं ना। ये सबसे बड़े डेंजरस चरण सिंह जैसे लोग होते, ये काम करने के जगह बिगाड़ते। हाँ, इनका चिल्लाना सही है, क्योंकि यही तो रिएक्शन आनी चाहिए। वो आपके जो हिंदी में बड़े साहित्यिक हुआ करते थे, शरद जोशी, जो नवभारत में 40 साल पहले वगैरह लिखते थे प्रतिदिन, उन्होंने एक बढ़िया लिखा था, गवर्नमेंट कैसी चलती है डेमोक्रेसी की। उन्होंने लिखा था कि भाई कुछ लोग मोर्चा लेकर आ जाते कि भाई हमको इस देश में सोशलिज्म चाहिए, तो सरकार बोलती है ये तो अपने लोग हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार बोलती है चलो सोशलिज्म की नीति तय करो, उसकी डेफिनेशन बनाओ, और सरकार एक डेफिनेशन बना देती है, कानून बना देती है। फिर दूसरा मोर्चा निकल आता है कि नहीं, हमको इस देश में सोशलिज्म नहीं चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं। सरकार बोलती है भाई आप भी हमारे हो, ठीक है, उनके लिए कानून बनाया, हम आपके लिए उस पर अमल नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, समझे आप? इस ढंग से गवर्नमेंट चलती है। तो ये समझना भी ज्यादा जरूरी है। क्या है, हर कोई अक्लमंद हो जाता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। भाव जिस बात का उल्लेख बार बार कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी का उल्लेख बार बार कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो अब जैसे मुझे तो इमरजेंसी की याद है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा भी ना हो, मैं उनके लिए बता दूं कि ये किस किस्से का जिक्र कर रहे हैं बार बार। जब 1977 में जनता पार्टी जीती और कांग्रेस हटी, तो मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी उसके लिए एक जस्टिस शाह का आयोग बनाया, और उन्होंने कहा कि इसको ठंडा करके कहा, और इंदिरा गांधी को एक कानूनी तरीके से हम लपेट लेंगे। पर चौधरी चरण सिंह जो कि उस समय गृह मंत्री थे, उनको इतनी ज्यादा नाराजगी थी इंदिरा से, उन्होंने कहा इसको एक बार तो मुझे हथकड़ी लगानी ही लगानी है। चौधरी और मना करते रहे मोरारजी देसाई, और चौधरी चरण सिंह नहीं माने, उन्होंने इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस भेज दी। इंदिरा गांधी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और बीबीसी से लेकर तमाम अखबारों को तब तक बुला लिया और तब तक अपनी गिरफ्तारी को रोक के रखा, तो और तत्काल उनकी जमानत भी हो गई। लेकिन वो इंदिरा को गिरफ्तार होने की जो तस्वीर है, उसने एक बार फिर से राजनीति को और सहानुभूति के इंदिरा गांधी की तरफ मोड़ दिया। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए भी करता हूं क्योंकि जो अक्सर लोगों को लगता है कि मोदी जी ममता को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, स्टालिन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते। तो जैसे आज भाऊ ने एक बात कही कि मोदी जब सत्ता में आए तो संविधान की शपथ लेने से पहले उन्होंने एक दूसरी शपथ ली। उन्होंने ये शपथ ली कि मुझसे पहले जिन प्राइम मिनिस्टर्स ने जो गलती की है वो गलती नहीं करूंगा। ये बड़ी खूबसूरत बात कही भाऊ ने। तो भाऊ वो चरण सिंह की या मोरारजी की या इंदिरा की या नेहरू की गलतियां दोहराना नहीं चाहते, ये उस किस्से का बार बार जिक्र कर रहे हैं। अच्छा भाऊ, अब बात आती है जो आपने प्रोफेसर फ्रेजर के हवाले से उसको विपक्ष को लेके बड़ी एक खूबसूरत आप बात कह रहे थे। देखिए, किसी भी लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है विपक्ष। विपक्ष इज द वॉचडॉग। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में तो बाकायदा शैडो मिनिस्टर्स होते हैं, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब वो एक एक आदमी बैठा दिया जाता है, वो एक एक मंत्री पर नजर रखता है।
और उसकी एक एक हरकत पे उसको चैलेंज करता है अगर गलत होती है, लेकिन अगर सही होती है तो सपोर्ट भी करता है। अभी जो विपक्ष है वो एक अंधा विपक्ष हो चुका है, एकदम पागल हो चुका है। तो ऐसे में भाव कुछ बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे विपक्ष के हवाले से, और राम मनोहर लोहिया के हवाले से, फिरोज गांधी के हवाले से। तो भाव, आपकी नजर में विपक्ष क्या है और उसको कैसे पेश आना चाहिए, और इसको जैसा कि बात हुई कि इसको हम राम मनोहर लोहिया से ही शुरू करते हैं। नहीं, देखो एक बात है, आज जो विपक्ष है विपक्ष नहीं है। वो हिंदी फिल्म में जो ठाकुर और चौधरी पीढ़ियों से एक दूसरे से दुश्मनी करने की स्टोरी बताई जाती थी, बिल्कुल वैसा है। ये हमारे दुश्मन है, क्यों है पता नहीं, लेकिन है दुश्मन। तो इस ढंग से यानी मोदी सरकार जो भी करे, बीजेपी जो भी करे, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्यों भाई, किस बात पर तुम अड़े हो, पता नहीं बोले तो क्यों अड़े हो? नहीं, मोदी ने किया है ना, बीजेपी ने किया। ये इसको अपोजिशन नहीं बोलते, इसको दुश्मनी बोलते हैं कि हम ठाकुरों के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम चौधरी के घर में हुक्का नहीं करेंगे, जो बोलते हैं ना। इस ढंग से अपोजिशन नहीं चलती डेमोक्रेसी में। अपोजिशन इसके मैं स्कूली बच्चा था उस वक्त, मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक इंटरव्यू पढ़ा था अखबार में। स्कूली बच्चा था, इतनी राजनीति समझ नहीं थी, लेकिन आज भी दिमाग में है। उनको मुझे लगता है शायद 57 का चुनाव था, 57 का। तो उनको पूछा गया था, आपकी समाजवादी पार्टी को अगर बहुमत मिल जाता है तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे? तो लोहिया जी बोले बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी ही छोड़ दूंगा। तो इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों पार्टी छोड़ोगे, आपको तो बहुमत मिला है? तो बोले नहीं, मैं अपोजिशन में बैठने के लिए ही पैदा हुआ, और अपोजिशन ही डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जान होती है। अपोजिशन डेमोक्रेसी को कंट्रोल करता है। तो बोले सरकार क्या होती है? तो उन्होंने कहा था सरकार यानी सत्ता पक्ष जो होता है वो सरकार की गाड़ी खींचने वाला बैल होता है। तो मुझे बैल नहीं बनना है, मुझे गाड़ीवान बनना है। तो आज की अगर गाड़ीवान सही ना हो तो बैल कहीं भी इधर उधर दौड़ना शुरू कर देगा, गाड़ी पलटी हो जाएगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती है वो अपोजिशन की होती है। सरकार का दिमाग और सरकार का काम सही राह पर लेके जाने की जिम्मेदारी अपोजिशन पर होती है, ना कि चिल्लाना। और आपको याद होगा कि नेहरू हो, इंदिरा जी हो, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री बने, और उस समय उनके पास बहुत तगड़ा 300 से ज्यादा ही उनके एमपी होते थे। फिर भी जो 20, 25, 40 अपोजिशन के तगड़े नेता होते थे, राम मनोहर लोहिया हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, राजनारायण हो, या हमारे ज्योतिर्मय बसु हो, अलग अलग पार्टियों के होते थे, गिने चुने होते थे, लेकिन उनसे सरकार डरकर काम करती थी। मुझे आज भी याद है, आप सर्च करो आपको मिलेगा। एक बार नेहरू जी ने अपने हाथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री ले ली थी और बजट पेश किया था, और बोला था, एक स्टेटमेंट किया था उन्होंने कि इस देश में हर नागरिक की दैनिक आय 15 आना है, 15 आना, यानी 1 रुपए से 1 आना कम। तो वही बजट के आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स लेकर राम मनोहर लोहिया ने अपना जवाब दिया था कि 15 आना नहीं, सिर्फ 3 आना है। आंकड़े तो वही थे जो नेहरू ने पेश किए थे। तो वो आपको सर्च करो तो मिलेगा, 3 आना बनाम 15 आना। ये बड़ी उस समय का एक विवाद चर्चित था। तो उनको उनके ही आंकड़े लेकर डराया था। ये अपोजिशन होता था। आज के जैसे अपोजिशन नहीं है। आज का हम अपोजिशन देखते हैं तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो अपोजिशन यानी आज हमारा देश का लोकतंत्र अगर संकट में है तो उसका कारण ये है कि कोई भी गाड़ीवान बनने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को बैल बनना है, हर एक को सत्ता में जाना है, और इसीलिए डेमोक्रेसी संकट में है। तो अपोजिशन के कारण संकट में है। हर एक को बैल बनना है, किसी को गाड़ीवान नहीं बनना है।
तो ये जो सारा अपोजिशन जो आज लीगल अपोजिशन है वो चिल्ला रहा है ना कि डेमोक्रेसी धोखे में है, संविधान धोखे में है, तो उन्हीं के कारण संकट में। बैल तो अच्छा है, लेकिन उसको ट्रैक पर रखने के लिए आप चिल्लाओगे और बाइकआउट कर दोगे तो सरकार को चाहिए वो सरकार कर लेती है। आप वहां बैठकर गवर्नमेंट की पॉलिसी पर टीका टिप्पणी करो, वो बदलने के लिए बाध्य कर दो, तो दोनों मिलकर अच्छी सरकार चला सकते हैं। बैल भी गाड़ी खींचता है, लेकिन गाड़ीवान उसको ट्रैक पर रखता है। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपोजिशन की सत्ता की जिम्मेदारी आपके समझ में आएगी। अब जो बैल बने हैं, सत्ता चला रहे, उनको पता है उनको क्या करना है, गाड़ीवान को पता नहीं है। वो बोलता है मैं क्यों नहीं बैल बनूं, वो बैल बनना चाह रहा है और इसलिए डेमोक्रेसी संकट में है। अब देखिए भाव जो कह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात आज कही कि विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, विपक्ष भी सरकार चला रहा है क्योंकि नीतियां वही तय कर रहा है। अब भाऊ दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, दूसरा मैं बाद में पूछूंगा, पहला मैं एक अभी मेरे दिमाग में, पहले तो मैं बता दूं कि राम मनोहर लोहिया जी जो जिस पार्टी में थे उसको सोशलिस्ट पार्टी थी। आज जो समाजवादी पार्टी है उसका राम मनोहर लोहिया से कुछ लेना देना नहीं है। राम मनोहर लोहिया के नाम पे परिवारवाद और लूटतंत्र चलता है, आप जानते हैं। लोहिया जी की पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी थी। दूसरी बात भाऊ, अब आपने एक बात कहा कि जो विपक्ष है उसका काम है रास्ता बताना, इधर चलो इधर चलो, बैल का काम है दौड़ना। वो एक विपक्ष जो है वो कोचवान हो गया, गाड़ीवान हो गया, और सरकार जो हो गई वो बैल हो गई। तो सरकार को दौड़ना है और विपक्ष को रास्ता तय करना है। अब बहुत दिक्कत तो यही आ रही है कि आज की तारीख में हमारे पास जो विपक्ष में खास तौर से राहुल गांधी है, तो वो इतने गलत गलत रास्ते चुन रहे हैं और सरकार को उधर जाने के लिए विवश भी कर रहे हैं। आज देखिए हमारे देश में बड़ी बात होती है कि सरकार आपकी है पर सिस्टम अपना है। अब देखिए जैसे मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था जिस देश का राजा हो व्यापारी, उस देश की जनता हो भिखारी, हम जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर पूरा बेच देंगे। उन्होंने पब्लिक सेक्टर बेचने की शुरुआत भी की, एयर इंडिया बेचा भी, लेकिन राहुल गांधी हल्ला मचाने लगा कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश बेच, रुक गए। उसके बाद मोदी लेकर आए एक किसान कृषि कानून लेकर आए। राहुल गांधी ने कहा किसान लुट जाएगा, किसान लुट जाएगा, किसान लुट जाएगा, उन्होंने फिर रोक दिया उसको। मोदी ने कहा हिंदू 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 होता है, राहुल ने कहा जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना, आपने जाति जनगणना कर डाली और बाद यूजीसी रेगुलेशंस तक आ गई। तो ये बात तो बहु मैं आपकी समझा कि विपक्ष कोचवान है, विपक्ष गाड़ीवान है और सरकार बैल है। लेकिन अगर कोचवान की और गाड़ीवान की ही नियत में खोट हो जाए, अगर कोचवान और गाड़ीवान ही गाड़ी को गलत तरफ ले जाना चाहे तो क्या हो भाव, जैसा अभी हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा था। ये बोलते हैं हम बैल को गाड़ी खींचने ही नहीं देंगे। आप समझ रहे हो, और गलत तरफ ले जाएंगे, गलत तरफ ले जाएंगे। नहीं वो भी नहीं है। आप अगर समझे कि आपका ड्राइवर है, वो अगर ब्रेक ही दबाकर रखेगा और एक्सीलेटर ही गाड़ी का दुश्मन है कह देगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। ये भूल जाते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए होती है। ये बोलते कोई बात नहीं, हम पदयात्रा निकालेंगे, गाड़ी की क्या जरूरत है। अगर ऐसा अपोजिशन लीडर है तो गाड़ी चलेगी नहीं। और वहां तक आप जल्दी पहुंच, गाड़ी क्यों होती है, गाड़ी इसलिए होती है कि हम चलते चलते बहुत समय हो जाएगा, इसलिए गाड़ी से निकलते हैं। और ये बोलता है गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, मैं पदयात्रा निकालूंगा, मैं पदयात्रा निकालूंगा, गाड़ी की क्या जरूरत है, मैं ब्रेक पर से पैर उठाऊंगा ही नहीं। तो दूसरा कोई जो चलाना चाहता है तो उठकर चला कर लेके जाएगा। आपको चाहिए वैसा दही तो कहीं भी निकल जाएगा। या गाड़ी खींचने वाला बैल है, वो अपने तरीके से चल जाएगा, वो कितनी देर खड़ा ही रहेगा, वो अपने तरीके से चलने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको सही ट्रैक पर लेके जाने की जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने कहा अपोजिशन पर होती है। और जब गाड़ीवान या कोचमैन आप बोल रहे हैं, वो घोड़े का या बैल का उसको लगाम छोड़ना पड़ेगा ढीला, तो ही चलेगा। वो बोलते नहीं हमको संविधान ने अधिकार दिया, लगाम हमारे हाथ में, हम ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो भैया गाड़ी चलेगी कैसी। और बोलते देखो
संविधान धोखे में है, लोकतंत्र धोखे में है, गाड़ी नहीं चल रही है, तो बैल तो अपने तरीके से काम करेगा। हाँ, एक बात है, आप उसके साथ चलो, दोनों कॉर्ड देखो, मेरे आंख में कोई कचरा जा रहा है तो अपने आप हाथ निकल कर आता है, बचाने की आंख को कोशिश करता है। और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारी पूरी जो बॉडी है, हमारा जो बदन है, वो एक फेडरल सिस्टम है। आपको एक बीमारी हो गई और कड़वी दवाई लेनी है तो मुंह बोलेगा अरे पेट में खराबी है, तो मेरा मुंह क्यों मैं कड़वा करूं? मैं नहीं करूंगा, मुझे कड़वा घूंट नहीं लेना है। ऐसा मुंह नहीं बोलता, उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। दर्द पेट में है, दर्द दिमाग में है, लेकिन कड़वी दवाई मुंह लेता है, कड़वा घूंट मुंह में आता है और मुंह लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि वो भी नहीं लेगा, वो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो नाक चलेगी ना मुंह चलेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। एक दूसरे के खिलाफ अगर हमारे ऑर्गन्स लड़ने लगे तो फेडरलिज्म बचेगा कहां? फेडरलिज्म कोई बड़ी बात नहीं है कि कपिल सिब्बल ही बताएगा, अभिषेक मनु सिंह ही बताएगा, बिल्कुल नहीं। फेडरलिज्म बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। हमारी बॉडी जिस ढंग से अपने आप एक्टिवेट हो जाती है संकट के समय में, खुशी के समय में, आपको अगर कोई मजाक अच्छी लगी तो अपने आप हंसते हो, उसके लिए कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है कि भाई ये मजाक हो गया थोड़ा हंसो, नहीं, अपने आप आ जाता है। उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म वगैरह शब्द निकालते तो बड़े सीरियस होकर, लेकिन समझते कितने? तो इसलिए देश का हर स्टेट जो है उसको कंट्रोल करने वाला जो दिमाग होता है वो फेडरल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार होता है। और बाकी सारे जो राज्य होते हैं वो अलग अलग हमारे शरीर के ऑर्गन अवयव होते हैं। बस इतनी समझ बात लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जिनके पास दिमाग नहीं, जिनको अपनी सोच नहीं, ऐसे लोग अगर अपोजिशन में लीडर बनकर बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, एक समय था, आज जिसको मनरेगा मनरेगा राहुल गांधी आंदोलन कर रहा है, वो मनरेगा कहां से निकला मालूम है आपको? वो एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार की 50 साल पुरानी स्कीम है। उस वक्त बड़ा अकाल हुआ था महाराष्ट्र में, बड़ा अकाल हुआ था, और गांव गांव से लोग निकलकर शहरों की ओर आ रहे थे, रास्ते पर अपनी गृहस्थी चला रहे थे। तो इससे बाहर कैसे निकले? पूरी सरकार चिंता में थी, अपोजिशन चिंता में था। तो हमारे विधान परिषद के प्रेसिडेंट थे वी स पागे, वो सांगली के थे। सांगली से निकलकर विधानसभा अधिवेशन के लिए आ रहे थे। उनके घर में पत्नी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, बोली कि आप तो निकल जाओगे, खेती कौन संभालेगा? तो उन्होंने पूछा क्या बात है? बोला इतना है, वो तो मजदूरी, उस समय कुछ 3 आने पर डे का रोजगार था। तो उन्होंने बोला कितने? 3 महीने का पैसा चाहिए। तो उन्होंने वो 3 महीने का कितने मजदूर चाहे उतना पैसा पत्नी को दे दिया और कार से मुंबई आए। तो आते आते उनके दिमाग में आइडिया आ गई, अगर गांव में अकाल है तो अगर गांव में ही इनको कुछ ना कुछ रोजंदारी मजदूरी दे दी तो लोग गांव में रुकेंगे, शहर में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? वैसे उन्होंने एक टेबल बनाया और वो मुख्यमंत्री वसुंधरा नाइक से मिले और बोले देखो ऐसा हो सकता है, 500 वगैरह 400-500 करोड़ की जरूरत थी उस वक्त। तो मुख्यमंत्री ने पागे के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, उसको पागे कमेटी बोलते। उन्होंने तय किया कि भाई 400-500 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो विधानसभा में ये प्रस्ताव आ गया कि इसके लिए टैक्स किस चीज पर बढ़ाएंगे। तो अपोजिशन ने उस वक्त बैलगाड़ी की एक बड़ा मोर्चा मुंबई में लाया था और कृष्णराव धुरुप शायद उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे महाराष्ट्र विधानसभा में। तो उन्होंने बोला नहीं, अकाल के लिए काम है तो सरकार को करना पड़ेगा, अगर आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो अपोजिशन हमारी तरफ से टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव हाउस में लाई। मोर्चा के सामने आकर सरकार को गाली दी, लेकिन हाउस में कितना कोऑपरेशन किया देखो। वो मनरेगा जो जिसको हम उसको क्या रोजगार हमी योजना बोलते थे, तो वो योजना शुरू कहां से हुई?
अपोजिशन ने टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव लाया तो वो तो हट गई, सालों साल चलती रही। फिर अभी 30-40 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाई, उसको मनरेगा नाम दिया। लेकिन वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र किस ढंग से चलता है, अच्छा चलता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जहां बैल और गाड़ीवान साथ साथ कर चले तो गाड़ी दौड़ गई, अकाल पर मात कर बैठा महाराष्ट्र। तो ये तो आज एक नई बात पता चली भाऊ की ये जो मनरेगा स्कीम थी और जो अब इसको हम जी राम जी कह रहे हैं, ये आज से 40-50 साल पहले महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुई। आपने किस्सा भी बताया। अब एक प्रोग्राम बता दूं, उस वक्त जब 71 में बांग्ला युद्ध हुआ था तो उस वक्त बांग्लादेश के रिफ्यूजी वगैरह का जो खर्चा था वो उठाने के लिए इंदिरा जी ने देश भर में एक ये किया था, 5 पैसे टिकट, 45 पैसे से आगे अगर टिकट होता है बस का, ट्रेन का, तो उस पर 5 पैसे लगाया जाता था, वो उसको बांग्लादेश टैक्स थे। तो महाराष्ट्र में वो टैक्स देश भर में हटाया गया, लेकिन महाराष्ट्र में वही मनरेगा में कन्वर्ट हो गया था उस वक्त के। तो उसको अभी तो ऑल इंडिया बन गया, लेकिन वो टैक्स को महाराष्ट्र में बस में 5 पैसा बढ़ाकर हम देते थे। तो लेकिन कहने का मतलब वो ये टैक्स बाजू में रखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन और सत्ता में बैठे लोग अगर साथ में काम करते हैं तो देश भर के अकाल पर मात हो गई है महाराष्ट्र के। लोकतंत्र कितने अच्छी ढंग से चल रहा, मोर्चा लाया सरकार के खिलाफ, मोर्चे के सामने सरकार की निंदा की, लेकिन हाउस में अकाल हटाने के लिए सरकार के साथ अपोजिशन साथ में आ गया और कितनी बड़ी स्कीम बन गई। तो अच्छा, पहली बात तो ये जो एक बांग्लादेश टैक्स की बात बता रहे हैं भाऊ, मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को दिखाऊं, पहले भी मैंने कई बार दिखाया है। एक अलग से 5 पैसे का स्टैम्प जारी किया था भारत सरकार ने, और ये जो बांग्लादेश शरणार्थी हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में आते चले जा रहे थे, तो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था और उसको खरीद कर लोगों ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को पालने के लिए पैसा एकत्रित किया था। अब वो बांग्लादेश जो आज हमें गाली दे रहा है और जो आज हमको बता रहा है कि हमने ऐसा, ये देखिए आप, शरणार्थी सहायता के लिए ये डाक टिकट जारी हुए थे। आप देखिए भाव, इसी की बात कर रहे थे आप। तो अच्छा, एक प्रोग्राम के अंत में भाव एक बड़ी बात जिसको मैं सबसे बात के लिए रोक के रखा था मैंने, कि एक अभी बात हुई कि भाई विपक्ष जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, गाड़ीवान कोचवान जिसको रास्ता दिखाना चाहिए वो तो उल्टा ही चल रहा है या सरकार को चलने नहीं दे रहा है, लेकिन आप उनसे कुछ कर भी नहीं सकते। आपने खुद ही बताया कि इंदिरा जी को अरेस्ट करा लिया था, तो आप लोग कहते हैं बात बात में कि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते। आज तो देखिए केरल की विधानसभा में वामपंथियों ने सोनिया गांधी पर मंदिर का सोना भी चुराने का आरोप लगा दिया, और ये भाजपा ने नहीं, वामपंथी सरकार ने लगाया है, मंत्री इस तरह से लगाया, ऐसा नहीं किसी छुटभैये ने कहा, मिनिस्टर्स ने कहा, वो भी विधानसभा में कहा। तो विधानसभा में उनको इम्यूनिटी भी होती है, कुछ भी कह भी सकते हैं वो, विधानसभा इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। तो लोग कहते रहते क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते, वो इसीलिए गिरफ्तार कर लेते जो भाव ने बताया कि जैसे इंदिरा को गिरफ्तार किया गया था कैसे मामला उलट गया था। तो इसको एक लंबा करके, एक ठंडा करके खाना ही अपना एक तरीका होता है। अब भाव मेरा एक सब सवाल ये है जो मुझे बहुत दिनों से परेशान करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी बदलाव एकमात्र सत्य है। अगर कुछ सत्य है इस नश्वर जगत में तो सिर्फ ये है कि चीजें बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, आइडियाज, कंसेप्ट, विचारधाराएं सब बदलती रहेंगी। तो क्या इस बदलाव के आते आते हम धीरे धीरे समाज में उस दौर पे आ रहे हैं कि भाई हम वापस से एक मोनार्की की तरफ या राजतंत्र की तरफ घूम के पहुंचते चले जाएं? क्योंकि ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक बात तो मुझको समझ में आई भाव, कि सबके मन की हो रही है पर किसी का मन नहीं खुश है, सबके मन की हो रही है पर हर आदमी नाराज है। तो क्या हम वापस एक राजतंत्र की तरफ, आफ्टर ऑल आखिर हमारा ये जो देश था राजतंत्र से ही शुरू हुआ था, बल्कि दुनिया में सारे ही देश एक तरह से राजतंत्र में शुरू हुए।
आज भी तमाम देश में केवल एक रिप्रेजेंटेटिव मोनार्की है नाम भर की, फिर ऐसे भी देश है जहां पे असली मोनार्की है, असली राजतंत्र है। मिडिल ईस्ट अपने आप में इस बात का इस्लामिक देश उल्लेख रखते हैं। तो क्या भाऊ ये राजतंत्र बेहतर व्यवस्था थी? क्या समय आ गया है कि हम फिर से राजतंत्र की तरफ घूमें? और क्या इसमें हम ये भी चाहेंगे कि भाऊ इसका भी ध्यान दें आप कि जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश अभी लोकतंत्र के लिए तैयार ही नहीं है और हमको पहले 20 साल डिक्टेटरशिप में रहना चाहिए, तो क्या केवल 80 साल में, प्रोफेसर फ्रेजर ने 200 साल कहा था, पर क्या हमने अपना ये लोकतंत्र की दौड़ केवल 80 साल में ही तय कर डाली? और क्या अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उतना रह नहीं गए, जिसे कहना चाहिए योग्य नहीं पा रहे अपने आप को? और क्या हमारे लिए मोनार्की ही बेहतर होगी? सुभाष बाबू ने जो कहा था वो उस समय के लिए ठीक था, आज नहीं। आज आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी निचले स्तर तक परकोलेट हो रही है। और दूसरी बात ये होती है ना कि हम आखिर में, हम कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, हम इंसान हैं। तो हम लालची भी होते हैं ना। हमारे पास थोड़ा, एक कंडक्टर है, वो बस का कंडक्टर है, उसके हाथ में घंटी हो जाए, आ जाए, तो वो बस के लिए वो राष्ट्रपति बन जाता है, वो बोलेगा वो रूल है। तो ये जो लालच है वो आहिस्ता आहिस्ता एब्सॉर्ब होती जाएगी, परकोलेट होते गया। तो डेमोक्रेसी बहुत सारी परकोलेट हुए, मुझे नहीं लगता कि मोनार्की की तरफ हम जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात है कि नया बदलाव जो है वो बदलाव आने में एक समय लगता है। देखो, मैंने आपको बोला था कि गावस्कर का एक जमाना था, फिर तेंदुलकर का एक जमाना था, अब विराट कोहली का जमाना है। गावस्कर के समय का फिटनेस और विराट कोहली के समय का फिटनेस, उसमें कितना फर्क है देखो। तो वही बात हम यहां भी देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से उठकर बीजेपी वाजपेयी और अडवाणी के जमाने में आ गई, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जमाना और अलग है। अब कल परसों नितिन नवीन आ गए, ये बिल्कुल नए जमाने की लीडरशिप बनने की कोशिश हो रही है। देखो, जिसकी उम्र ही पार्टी की उम्र जितनी है, ये 45 है, बीजेपी 45 है, तो इसके लिए अगर मोदी शाह रास्ता बना दे रहे हैं तो वो बदलाव के साथ जा रहे हैं। और अगर आप बदलाव के साथ नहीं जाओगे तो आप नामशेष हो जाओगे, और कांग्रेस इसीलिए नामशेष हो गई। देखो, आहिस्ता आहिस्ता देश भर की पॉलिटिक्स आप देखो तो आपको पता चलेगा कि जो मोनार्की की तरह से डेमोक्रेसी अपनी अपनी पार्टी में चला रहा है, ऐसी पार्टियां नामशेष होती जा रही है। ये बीजेपी की जीत नहीं हो रही है। हम अगर देख रहे हैं कि आरजेडी पीछे पड़ गई है, अखिलेश डरा हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार पीछे पड़ गए, तो इसका ये बदलाव समझ रहे आप? ये लोग डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे हैं। एक परिवार का राज नहीं चलेगा मतलब मोनार्की नहीं चलेगी, ये परकोलेट हुआ है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं मानता हूं। बात ये होती है कि ये मेरे जो उदाहरण होते वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं आते, ये मैं अनुभव से बोलता हूं। देखो, ऐसा क्या हो गया, अचानक पवार लुप्त तो होते जा रहे हैं, ठाकरे फैमिली का जो करिश्मा है वो लुप्त होते जा रहे हैं। नहीं, बदलाव की तरफ लोग मुड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी की तरफ। परिवारवाद नहीं चलेगा, जिसके पास क्षमता है वो नेता बनेगा। और जिसको आप मोनार्की बोलते हो ना, वो अगर अरब देशों में चली है तो उसके लिए इब्न खालदून नाम का इतिहासकार था, उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोनार्की इतिहास में चली हम देखते वो अरब में मोनार्की चली है। और इसका कारण उन्होंने बताया कि भाई बाप बोलेगा ये मेरा वारिस है, वैसा नहीं चलेगा। उसका जो वारिस भी है, उसमें जिसकी ताकत है वो सत्ता कब्जा करेगा। अब देखो, एमबीएस ने अपने कोई चाचा थे जिनको क्या बोलते वारिस बना दिया था, वो बदलकर एमबीएस हो गया, और उसने अपने को कंपटीशन कर सकते थे ऐसे अपने चचेरे भाई को भी मार डाला है। तो जिसमें ताकत है वो रहेगा,
तो वो हमारे डेमोक्रेसी में ये होता है, जो कर्तव्यकार रहेगा, जिसके पास टैलेंट है, क्षमता है, वो रहेगा। कहां से आ गए देवेंद्र फडणवीस, कहां से आ गए योगी आदित्यनाथ? ये तो मोनार्की या परिवारवाद नहीं है ना। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चलेगी, इसकी मुझे गारंटी है। हम मोनार्की की, हाँ, बाकी के देश क्या कर रहे हैं बात छोड़ दो, मैं भारत के बारे में बोल सकता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम साबित हो गए, और ये प्रूव होगा, और इसलिए इसको विश्वगुरु माना जाएगा डेमोक्रेसी में। बहुत बहुत सुखद बात आप कह रहे हैं भाऊ, लेकिन चलते चलते एक सवाल जो दिमाग में आता है कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र फलेगा फूलेगा, हम विश्वगुरु बनेंगे, और आप कह रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो अवश्य होगा। लेकिन एक बात बताएं, अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, आप देखें लोकतंत्र के नाम पे ममता बनर्जी वहां पर क्या कर रही हैं। तो एक तरफ आपने 2021 के चुनाव में देखा कि चुनाव हारने के जीतने के बाद उन्होंने भाजपा समर्थकों के साथ क्या किया, और आपने ये भी देखा कि केंद्र सरकार ने अपने ही समर्थकों की रक्षा नहीं की, उस पर की आप तो उनको बधाई देते रहे जीत की। तो आज की तारीख में बंगाल का, मैं व्यक्तिगत लेवल पे बता रहा हूं भाव, व्यक्तिगत लेवल पे, कि ममता बनर्जी 90% के प्रति उससे हारने को तैयार हैं। मतलब 90% लोग ममता से हारा परेशान हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, उनको वोट देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उनको अभी भी लग रहा है उनको निकलने दिया जाएगा, नहीं निकलने दिया जाएगा, वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और मानिए उन्होंने वोट दे दिया और ममता फिर लौट आई, तो फिर वो 2021 जैसा हाल करेंगी, भाजपा फिर हाथ झाड़ के किनारे हो जाएगी। तो भाऊ, अगर यही लोकतंत्र है जो ममता बनर्जी चला रही है, अगर वही लोकतंत्र है जो स्टालिन चला रहे हैं तमिलनाडु में, अगर वही लोकतंत्र है जो सिद्धारमैया चला रहे हैं कर्नाटक में, अगर वही लोकतंत्र है, तो कैसा लोकतंत्र है भाऊ? एक बात बताओ, ये प्रोग्राम हम शुरू करने से पहले आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम थी ना? फिर भी भाऊ, आज आप मेरी सारी पोल एक ही प्रोग्राम में मत खोलिए भाऊ। नहीं, पोल नहीं खोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आप वहां रुके नहीं, आपने ट्राई किया। देखो, आपने ट्राई किया, आप बोल सकते थे भाऊ आधे घंटे बाद बैठेंगे, कोई बात नहीं, अभी इंटरनेट या लाइट का प्रॉब्लम है, नहीं बोला आपने ट्राई किया। तो बंगाल का वोटर ट्राई नहीं करेगा, इस पर आपको क्यों भरोसा है, ये मुझे पता नहीं। मैं बिल्कुल आशावादी हूं, बिल्कुल आशावादी हूं। और जब लोग बोलते नहीं तब वो करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे भाषा में कहावत भी है ना, जो गरजेंगे वो बरसेंगे नहीं, तो बरसने वाले हैं वो गरजते नहीं, ये भी समझ लो। ममता गरज रही है, मैं मान रहा हूं, आपके कान तक उसकी आवाज पहुंचेगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आवाज नहीं पहुंच रही, तो क्या गारंटी है वो बरसेंगे नहीं? तो एक बात होती है, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते तब तक आप चलना शुरू ही नहीं करते। आप अगर आंख नहीं खोलोगे तो सूरज निकलने से कोई मतलब नहीं बनता। तो शुरू तो, अरे 2014 11 साल पहले, 2013 12 साल पहले बंगाल में इनका क्या है, केरल में क्या है, आंध्र में क्या है, ये बोला जाता था ना। अगर समझो कि मोदी बोलते कि भाई नहीं हो सकता, मेजॉरिटी नहीं बन सकते, बनेगी तो देखेंगे, तो आज ये बात भी आप नहीं कर सकते थे। आज आप ये बात पूछने की हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी लगातार 11 साल से प्राइम मिनिस्टर है। उनको भी, अरे मुस्लिमों को अलग रख के कोई इस देश में सरकार नहीं बना सकता, ये सब यहाँ के बुद्धिजीवी बोल रहे थे। तो छोटी सी का हो सकती है, लेकिन एक हिंदू वोट बैंक मोदी जी बनाकर निकले। वो टोपी, मौलाना की टोपी 2012 में वापस कर दी थी, वहां से एक छोटी सी हिंदू वोट बैंक बनी। वो फोटो देखकर कहां पहुंचे हम? तो अगर आप होगा नहीं ये सोचकर बैठे हो तो कुछ नहीं होगा, होगा ये बोलकर निकलोगे तो बहुत कुछ होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे मोदी के खिलाफ जो मीडिया है, वो मीडिया भी, दुनिया कायम नहीं, लेकिन मोदी के खिलाफ मीडिया कायम है ना उम्मीद पे, कि आज ना कल मोदी हारेगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मोदी हारेगा इस उम्मीद पे हमारे यहाँ का मीडिया भी कायम है।
तो हम क्यों निगेटिव सोचे? हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। देखिए, मैं व्यूअर्स को एक बात बताऊं, अभी जो भाऊ ने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत लोगों को ये एग्जाम्पल या तो उतना समझ में ना आया हो या अपील ना किया हो, पर मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल से के टाइम से, जब से मैं राजनीति समझ रहा हूं, तब से ये बात कही जाती है जो भाऊ अभी कह रहे थे कि इस देश की कोई सरकार बिना मुस्लिम समर्थन के बन ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। और ये इतना बड़ा अकाट्य सत्य बदल गया, बदल ही नहीं गया। अब देखिए, अटल जी ने तो फिर भी लंगड़ी सरकारें बनाई, मोदी ने बैक टू बैक 3 सरकारें बना के दिखा दी कि बिना मुस्लिम वोट से। और अब हालत ये आ गई है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग, जहां 40% मुस्लिम है, वहां भी कहते हैं हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। योगी जी भी देखे, कहते नहीं है, लेकिन मोरलेस बात वही कि नहीं चाहिए, ठीक है हम ऐसे भी सरकार बना लेंगे। तो अगर जब इतना बड़ा चेंज आ गया तो बंगाल में भी आएगा। और भाव के साथ ये सीरीज आंखों देखी चलाने का मेरा इकलौता एक पर्पस ये है कि वैसे तो भाव हर चैनल पे जाते हैं और तमाम विषयों का विश्लेषण करते रहते हैं, और आपने देखा कि भाव का बात समझाने का अपना एक तरीका है, उनके उदाहरण अपने तरह के हैं, और हम इसको जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे आप लोगों के साथ जुड़ें, और इसका समय भी तय करने का प्रयास करेंगे दोपहर में 2 बजे या 3 बजे। एक बात समझिए कि रोज की घटनाओं को भी आप तभी समझेंगे जब आप उसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इतिहास के आईने में देख पाए। और इतिहास, आज की बातों को इतिहास से जोड़ सकने के लिए मुझे नहीं लगता है भाव से ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं होगा कोई, क्योंकि उनका सब कुछ आंखों देखा हुआ है, कानों सुना हुआ है, वो प्रत्यक्ष गवाह हैं। तो भाव, आपका यहाँ पे आने का और हमारे व्यूअर्स को बताने का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।